1757 जंग प्लासी खत्म हो चुकी है। नवाब बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों मारे जा चुके हैं और पूरा बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ चुका है। और ये इस बात की शुरुआत थी कि अगले 200 सालों तक पूरे हिंदुस्तान पर ब्रिटिश की हुकूमत रहेगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि सिर्फ चंद हजार ब्रिटिशर्स करोड़ों की मकानी आबादी पर हुकूमत करेंगे और इसके लिए उनके पास एक मजबूत फार्मूला था। हिंदुस्तान की पूरी आवाम को पहले तकसीम करो और फिर उन पर हुकूमत करो। अक्सरियत को बताओ कि तुम्हें अकलियत से खतरा है। हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे से लड़वाओ और इसका फायदा उठाते हुए इन पर हुकूमत करते रहो। अक्सरियत को यकीन दिलाओ कि अगर कोई तुम्हें अकलियत से बचा सकता है तो वो सिर्फ ब्रिटिशर्स ही हैं। 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान और इंडिया ने ब्रिटिशर्स की बहुत सी चीज़ें कॉपी की, लेकिन वो सिर्फ एक शख्स था जिसने न सिर्फ ब्रिटिश के इस असूल को कॉपी किया बल्कि दुनिया के दूसरे बड़े मुल्क हिंदुस्तान पर इस असूल को इम्प्लीमेंट भी किया। और इसी असूल की बुनियाद पर करीब 10 साल गुजरने के बाद भी आज तक वो हिंदुस्तान की गद्दी पर अपनी फुल ताकत के साथ बैठा हुआ है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, हम आपको हिंदुस्तान के डिक्टेटर नरेंद्र मोदी की कहानी दिखा रहे हैं। इंडिया को आज़ाद हुए 3 साल गुजर चुके हैं। 17 सितंबर 1950 इंडियन रियासत गुजरात में गरीब मिडिल क्लास गुजराती खानदान में नरेंद्र मोदी की पैदाइश होती है। वो अपने 6 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। खानदान इतना गरीब था कि मोदी का बाप चाय का एक ढाबा चलाता और मोदी भी उस ढाबे पर काम करने लगा। मोदी को इब्तदाई तालीम के लिए स्कूल में दाखिल तो कराया गया, लेकिन मोदी की स्कूल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो स्टेज सजाने का ख्वाहिशमंद था। यानी मोदी की ख्वाहिश थी कि वो एक्टर बने, लेकिन पैसे की कमी और घरेलू मजबूरियों की वजह से ऐसा ना हो सका। फिर 18 साल की उम्र में घर वालों ने मोदी की मर्जी के खिलाफ जाते हुए मोदी की शादी करा दी, लेकिन ये अरेंज मैरिज ज्यादा दिन ना चल सकी। मोदी ने घर छोड़कर सन्यासी बनने का फैसला किया और इस तरह सिर्फ 18 साल की उम्र में 1968 में मोदी परिवार को छोड़कर सन्यासी बन गया। मोदी करीब 2 सालों तक शुमाली हिंदुस्तान में सन्यासी बनकर घूमता रहा, हिंदुइज्म का प्रचार करता रहा। लेकिन जिस तरह वो एक अच्छा एक्टर और अच्छा पति नहीं बन पाया था, इसी तरह वो एक अच्छा सन्यासी भी नहीं बन पाया। 1970 में मोदी अपनी आबाई रियासत गुजरात में वापस आ गया और अपने चचा के साथ मिलकर एक कैंटीन में काम शुरू किया। साल 1971 आ गया। पाकिस्तान के दोनों हिस्से ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। If you want to save that and give equal right as a Pakistani, then you have to give Bengal their right to live. इंडियन हुकूमत फुल सपोर्ट के साथ ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के साथ खड़ी थी, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से दुश्मनी निभाने और पाकिस्तान को चोट पहुंचाने का एक सुनहरी मौका नजर आ रहा था। नरेंद्र मोदी जिसकी परवरिश कट्टर हिंदू के तौर पर हुई थी, वो 1971 में पहली बार सियासी एहतजाज में पाकिस्तान के खिलाफ निकल पड़ा। मोदी समेत एहतजाज करने वाला इस कट्टर गिरोह का मुतालबा था कि ये पाकिस्तान को तोड़ने का गोल्डन चांस है, इसलिए इंडियन हुकूमत बांग्लादेश में अपनी फौज भेजकर पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा जंग शुरू करे या फिर आरएसएस के इंतहा पसंदों को बांग्लादेश जाने की इजाजत दी जाए। 16th of December 1971, Lieutenant General A.A.K. Niazi signed the instrument of surrender and placed himself and his troops under the command of Lieutenant General J.S. Arora. इस एहतजाज में मोदी की पाकिस्तान और मुसलमानों से नफरत और कट्टर हिंदू नजरियात से आरएसएस के सीनियर रहनुमा लक्ष्मण राव इनामदार बहुत मुतासर हुए और यही वो शख्स था जो मोदी का सबसे बड़ा सियासी रहनुमा और उस्ताद बन गया। अब 1971 में मोदी ने अपने चचा की कैंटीन छोड़कर पूरा वक्त आरएसएस के लिए काम करना शुरू कर दिया, यानी वो आरएसएस के लिए फुल टाइम वर्कर बन गए। जून 1975 मोदी को आरएसएस में काम करते हुए करीब 4 साल हो चुके थे और इसी दौरान इंदिरा गांधी की हुकूमत ने हिंदुस्तान में इमरजेंसी नाफिज कर दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्र की अखंडता के लिए कठोर कार्रवाई करना जरूरी है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस नए आपातकाल की घोषणा से कानून प्रिय नागरिकों के अधिकारों पर किसी प्रकार से असर नहीं पड़ेगा। अपने सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाल दिया और मुख्तलिफ सियासी ग्रुपों पर पाबंदी लगा दी, लेकिन आरएसएस ने मोदी को गुजरात लोक संघर्ष समिति का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। ये इंदिरा गांधी की मुखालफत करने वाली आरएसएस की एक कमेटी थी, जहां मोदी का काम था कि वह हुकूमत की मुखालफत करने वाले पंफलेट छापकर दिल्ली स्मगल करे और आरएसएस की इस कमेटी के लिए फंड जमा करे। मोदी ने दोनों काम खूब किए, लेकिन इस वजह से आरएसएस पर पाबंदी लग गई। जहाँ बचपन में अदाकारी का शौक मोदी के भरपूर काम आया, मोदी कभी सरदार तो कभी साधु का भेष बदलकर इंडिया में सफर करने लगा। 1978 में मोदी आरएसएस के इलाकाई ऑर्गेनाइजर बन गए और 1979 में मोदी दिल्ली जाकर आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने लगे। ये वो दौर था जब इंडिया में एक नई सियासी पार्टी वजूद पा चुकी थी और जिसका नाम था बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी।
लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद इस पार्टी का वजूद खतरे में नजर आ रहा था, क्योंकि ये पार्टी भी आरएसएस की तरह कट्टर नजरियात रखती थी। इसलिए बीजेपी के लीडर्स ने पार्टी का वजूद बचाने के लिए आरएसएस के लीडर से बात की कि वो आरएसएस के कुछ अरकान बीजेपी के हवाले करें, और इसीलिए 1985 में आरएसएस ने मोदी को बीजेपी के हवाले किया। 1987 में मोदी को बीजेपी की गुजरात यूनिट का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बना दिया गया। 1990 में मोदी बीजेपी की कौमी इलेक्शन कमेटी का रुकन भी बन चुके थे। 1992 में टेम्परेरी तौर पर मोदी सियासत से थोड़ा दूर हुए, लेकिन 1994 में वो दोबारा सियासत में आ गए। 1998 में गुजरात इंतखाबात में मोदी की हिकमत अमली के तहत बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत मिली, और फिर इसी साल मोदी को बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। 2001 में गुजरात में शदीद जल्जला आया। मानसून की बारिशें हुई, जिससे सैलाब की वजह से हजारों लोग जान से गए और लाखों लोग बेघर हुए। इन कुदरती आफात की वजह से गुजरात की सियासत में हलचल मच गई। केशुभाई पटेल की हुकूमत इमरजेंसी इक़दाम उठाने और बुनियादी सहूलियात पहुँचाने में बुरी तरह नाकाम रही। इस नाकामी की वजह से अवाम भी पटेल हुकूमत से बददिल होती जा रही थी। बीजेपी ने अपना स्टेटस बचाने के लिए गुजरात के तख्त पर किसी नए शख्स को बिठाने का फैसला किया। बीजेपी की आला क़यादत ने नरेंद्र मोदी को पटेल के मुतबादिल के तौर पर गुजरात भेजा, और फिर 3 अक्टूबर 2001 गुजरात के वजीर आला के तख्त पर नरेंद्र मोदी विराजमान हो चुके थे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું કે કાયદાથી मोदी को तख्त पर आया भी 3-4 माह ही हुए थे कि उसने अंग्रेजों का कॉपी किया हुआ फार्मूला गुजरात पर अप्लाई कर दिया, यानी तकसीम करो और फिर हुकूमत करो। 27 फरवरी 2002 गोधरा के करीब एक हुजूम ने ट्रेन पर पथराव किया, और जब ट्रेन रुकी तब ट्रेन की कई बोगियों को आग लगा दी गई। करीब 60 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर हिंदू पंडित थे जो बाबरी मस्जिद की जगह तामीर होने वाले राम मंदिर से वापस आ रहे थे। मोदी ने अवामी तौर पर कहा कि इस वाक़े के पीछे गुजरात के मुसलमान हैं, और फिर क्या था, पेट्रोल से नहाए गुजरात के मुसलमानों पर मोदी ने चिंगारी फेंक दी। इंतहा पसंद हिंदू ने गुजरात के मुसलमानों को चुन चुन के कत्ल करना शुरू कर दिया। 2000 से ज्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, यानी मोदी का पहला तीर निशाने पर लग चुका था। मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे, और उनके बीच मोदी अपनी पॉलिटिक्स चमका रहा था। आज भी कई स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये सारा वाकया हुकूमत और कानून के अफसरान की मिली भगत से अंजाम दिया गया था। India, a sitting Chief Minister Narendra Modi has been questioned on the role of his government in mass murders in connection with the post-Godhra riots in Gujarat. अगर हम इसकी डिटेल में गए तो वीडियो घंटों में हो जाएगी। बस आप एक बात याद रखना कि हर बैनुल-अक़वामी इदारे ने इसके लिंक डायरेक्ट मोदी से जोड़े हैं। और 2005 में मोदी गुजरात का वजीर आला होने के बावजूद अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया, तो अमेरिका ने इसी बुनियाद पर मोदी का वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। इस वाक़े के चंद माह बाद दिसंबर 2002 में गुजरात में फिर इलेक्शन हुए, और मोदी का ये फार्मूला इतना हिट हुआ कि इस इलेक्शन में बीजेपी ने बड़ी कामयाबी हासिल की, और मोदी दूसरी बार गुजरात के वजीर आला बन गए। 2007 में गुजरात में फिर इलेक्शन हुए, और इस इलेक्शन की कैंपेन के दौरान भी 2002 में गोधरा वाले ट्रेन वाक़े को मोदी ने अपनी हर तकरीर की हेडलाइन बनाए रखा, और इस इलेक्शन में भी मोदी तीसरी बार गुजरात के वजीर आला बन गए। 2014 में फिर इलेक्शन होने थे, लेकिन मोदी गुजरात का वजीर आला बनते बनते बहुत बोर हो चुके थे, और इस बार मोदी ने प्राइम मिनिस्टर बनने का फैसला किया। लेकिन 2014 के इलेक्शन से पहले भी वही हुआ जो मोदी की शायद हर इलेक्शन कैंपेन से पहले होता है, यानी 2013 में इंडिया में दहशतगर्दी के वाकयात हुए, और अंग्रेजों का वो फार्मूला के मेजोरिटी को माइनॉरिटी से डराओ और इस डर का फायदा उठाते हुए उन पर हुकूमत करते रहो। मोदी ने ये फार्मूला अच्छे से 2014 के इलेक्शन पर फिट कर दिया, और इसी फार्मूले के तहत मोदी पूरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि बीजेपी ने मुल्क के 19 सूबों में अच्छी कामयाबियां हासिल की जहां हिंदू मुस्लिम फसादात हुए थे। वो गरीब बच्चा जो बचपन में चाय का प्याला लेकर पब्लिक के पीछे भागता, आज वो इंडिया का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था, और इस तरह खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाले इंडिया पर 2014 में डिक्टेटरशिप का आगाज हो गया। मोदी ने पावर में आते ही कुछ फैसले किए। उसने फैसला किया कि वो कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं देंगे जिसमें उसे सवालों का पहले से पता ना हो। उसने जितने भी इंटरव्यू दिए अक्सर प्री प्लान और फिक्स्ड इंटरव्यू थे, यानी वो इंडियन मीडिया को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ला चुका था, और यहीं से इंडियन मीडिया का एक नया नाम सामने आया, मोदी मीडिया। 2014 से लेकर 2019 तक इंडिया में मोदी के सामने कोई खड़ा नहीं हो पाया। वो मोदी जिसने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ चलने वाली एक तहरीक से पॉलिटिक्स का आगाज किया था, अब जब वो पावर में आ चुका था तो उसे कुछ करके भी दिखाना था, नहीं तो अगले इलेक्शन में पावर में रहना नामुमकिन हो जाता। अप्रैल 2019 में इलेक्शन होने थे, लेकिन इलेक्शन से सिर्फ 2 महीने पहले मोदी ने ब्रिटिश के फार्मूले पर एक बार फिर से अमल करते हुए ये इलेक्शन भी अपने नाम कर लिए। हुआ ये कि 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, जिसमें इंडियन फोर्सेस के एक ट्रक पर हमला हुआ, और इस हमले में इंडियन फोर्सेस के 40 सिपाही मारे गए, और जाहिर है मोदी ने इसका इल्ज़ाम जी हाँ पाकिस्तान पर लगाया।
इस इलेक्शन में भी मोदी का खोटा सिक्का चल गया और मोदी दूसरी बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 2024 में फिर इलेक्शन होने थे, लेकिन नवंबर 2023 में बीजेपी ने तीसरी बार भी वजीर आजम की कुर्सी के लिए मोदी का नाम मुंतखब किया। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस इलेक्शन से पहले भी वही हुआ जो मोदी के हर इलेक्शन से पहले होता है, यानी 2023 में इंडिया में टेररिस्ट अटैक हुए और जाहिर है मोदी ने इनका इल्जाम भी पाकिस्तान और मुसलमानों पर लगाया। मोदी ने हिंदुस्तान की सादा अवाम को बहकाया, नफरत की आग में झुलसाया और फिर उनका वोट लेकर हिंदुस्तान की कुर्सी को अपनी मिल्कियत बनाया। यानी तीसरी बार भी मोदी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। वो मोदी जो बचपन में चाय का कप लेकर हुजूम के पीछे भागता, आज हुजूम का समंदर उसके पीछे था। मोदी के पास कोई नजरिया या हिंदुस्तान को डेवलप करने का कोई मंसूबा नहीं, बल्कि वो पाकिस्तान से नफरत की बुनियाद पर वोट लेते हैं और पावर में आने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक आध बयान देकर हिंदुस्तान की सादर अवाम को चुप कराते हैं। और मैं इस बात से हैरान हूँ कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क की अवाम इतनी दहाइयों से मोदी के इस प्रोपेगेंडे को क्यों नहीं पहचान पा रही। नफरत की बुनियाद पर वोट डालते हैं, ऐसे लोगों को पावर मिलाते हैं, अपने मुस्तकबिल और अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। वो इंडिया जो आज सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावेदार तो है, लेकिन हकीकत में उस पर डिक्टेटरशिप है।